अपने ताया अब्बा से बात की? अली नवाज ने अपनी वालिदा से फिर से दरियाफ्त किया था। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ अली, वो लोग नहीं मानेंगे। जानते तो हो हमारी वो हैसियत नहीं रही इस घर में। अली नवाज कहने लगा, क्यों नहीं रही? क्या हुआ हमारी हैसियत को? हम बराबर के हिस्सेदार हैं। जितना ये घर ताया जान का है उतना हमारा भी है। जब मैं नौकरी भी करता हूँ तो मुझ में क्या ऐब है? अली ने झंझला के अपनी वालिदा से कहा। नौशीन बेगम अपने बेटे की जिद के आगे हारने लगी थी। वो कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद तुम्हारे ताया अब्बा ने तुम पे खर्चा किया है। हमारे घर के सारे अखराजात उन्होंने उठाए। मैं उनके एहसानों के नीचे दबी पड़ी हूँ। पुरानी बातें याद दिलाकर मैं ये नहीं चाहती कि वो हमसे नाराज हो जाए। भूल जाओ हुरिया को, वैसे भी अब हम उनकी हैसियत के नहीं है। अली ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींची। कहने लगा, अम्मी आपने अपने आप को खुद कमजोर बना के रख दिया है। मेरे बाबा जब इस दुनिया से गए थे तो ताया जान की फैक्ट्री में आधा हिस्सा उनका भी था जो उन्होंने हमें वापस नहीं किया। अगर मैं भी उसी में काम कर रहा होता तो मैं आज अपने बाप की जगह पे बैठा होता और मेरी हैसियत उनके बराबर होती। अली बस करो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े हो? ये मत बोलो कि ये पूरा घर तुम्हारे ताया जान का है। वो अपने नाम लिखवा चुके थे। नवाज की जिंदगी में ये सब कुछ उनका हो चुका था। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे ये कहूं कि बचपन में आपने हुरिया का और अली का रिश्ता किया था और अब आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करते हैं। वो हमें धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? तुम जानते हो तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है कि हम किराए का घर अफोर्ड कर सकें, और फिर यहाँ पे तुम्हारे बाप की यादें हैं। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। अली अपनी माँ की बात सुनकर पेचो ताप खा के रह गया था। बचपन से उसने हुरिया के सपने अपनी आंखों में सजाए थे। पहले तो शहाज की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन उसके वालिद नवाज के इंतकाल के बाद हालात बदल गया था। सारी फैक्ट्री पर शहाज का कब्जा था, या उसके बड़े बेटे रऊफ का, जिसे सब लोग प्यार से रूफी रूफी कहते थे। हालांकि अली अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। जब तक उसके वालिद जिंदा थे उसके नाज नखरे उठाते थे। हर चीज उसके पास थी, गाड़ी थी, ऐश अयाशी सब कुछ था। लेकिन वो भी 10वीं जमात का तालिब इल्म था, 15 साल का था जब नवाज का प्लेन क्रैश हो गया और वो हमेशा के लिए सबको छोड़ के चला गया। लेकिन उसके बाद सबके रवैयों में बदलाव आने लगा। बेशक इसी घर में रहते थे, लेकिन जो नवाज के हिस्से में आया था बंगले के ऊपर पोर्शन में, हर जरूरत के लिए नौशीन बेगम को जेठ के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, क्योंकि सब कुछ उनकी दस्तरस में था और नौशीन बेगम को मांगते हुए शर्म महसूस होती थी। इसलिए वो कई जरूरियात दबा जाती थी। जब अली की फीस भरनी होती तो वो अली से कहती कि जाओ ताया अब्बा से पैसे मांग लो। बार बार हर चीज के लिए अपने जेठ से कहना उसे गैर मुनासिब सी बात लगती थी। ये तो उन्हें चाहिए था कि एक माकूल रकम हर माह अपने भाई की बेवा को देते, लेकिन नहीं। जब पैसे का गुरूर इंसान के दिमाग पे चढ़ जाता है तो सामने वाले को जलील करने में मजा आता है। ऐसा ही कुछ शहबाज के दिमाग में भी था। वो चाहता था कि दोनों माँ बेटा मेरे सामने हाथ फैलाए। अली बिना किसी झिझक के पैसे मांगता था, ये समझ कर कि इसमें उसके बाप का भी हिस्सा है। जब उसने अपने ताया से ये कहा कि वो आगे मेडिकल में पढ़ना चाहता है तो उसका ताया कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हारी मेडिकल की फीसें नहीं भर सकता। हुरिया उस वक्त 13 साल की थी और अली 17 साल का। हालांकि दोनों बच्चों का इरादा मेडिकल पढ़ने का था, लेकिन अली को ये इजाजत नहीं दी गई। वो कहने लगा, क्यों ताऊ जी, ये मेरे वालिद का ख्वाब है और मुझे पढ़ना है। शहबाज कहने लगा, तुम्हारा वालिद अपने ख्वाबों को लेके मिट्टी के नीचे चला गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये मैं ही जानता हूं कि 2 घरों को मैं कैसे पाल रहा हूं। घर के 100 अखराजात है, मेरे अपने बच्चे हैं। नौमान को मैंने वैसे भी बैरूने मुल्क में आला तालीम के लिए भेजना है, इसलिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। अली ने माथे पे बल डाले। वो कहने लगा, ये फैक्ट्री सिर्फ आपकी तो नहीं है, मेरे वालिद की भी है। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ शहबाज ने अली के रुखसार पे दे मारा, जिसकी गूंज घर के ऊपरी मंजिल तक गई थी, क्योंकि वो बिलबिला उठा था। नौशीन के तो जैसे कलेजे पे हाथ पड़ा था। वो भागी दौड़ी नीचे आई, देखा तो अली फर्श पे गिरा पड़ा है और शहबाज उसे बड़े गुस्से से देख रहा है। रिहाना बेगम भी वहीं मौजूद थी, लेकिन माथे पे बल डाले हुए थी। नौशीन फौरन से नीचे आई, कहने लगी, भाई साहब क्या हुआ, क्या अली ने कुछ कह दिया? बड़े गजबनाक लहजे से शहबाज ने कहा, अपने बेटे की जुबान को लगाम दो। एक तो मैं इसे यतीम समझ के कुछ कहता नहीं हूं, और एक ये है कि मेरे आगे आंखें दिखाने लगा है। नौशीन की आंखें नम थी। वो कहने लगी, अली तुमने क्या कहा है? वो कहने लगा, मैंने कुछ नहीं कहा,
सब कुछ ताया अब्बा का नहीं है, मेरे वालिद का भी तो है, बाबा का भी है। मैंने इन्हें यही बोला था कि मुझे आगे मेडिकल में एडमिशन लेना है। अब ये कहते हैं कि ये फीस नहीं भरेंगे। मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगा अम्मा। मैं मेहनत करके मैट्रिक में A1 ग्रेड लाया हूं और ये कह रहे हैं कि मुझे मेडिकल में दाखिला नहीं दिलवाएंगे। ये मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने बेटे को ये बैरून मुल्क भेज रहे हैं। शहबाज कहने लगा, सुन रही हो इसकी जुबान को? मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं इस लड़के को। इससे बोलो मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाए, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मार के निकाल दूंगा। रही बात नवाज के हिस्से की, तो कुछ नहीं है उसका। ये घर मेरे नाम है और फैक्ट्री मैंने ही मेहनत कर करके इतनी कामयाब की है। नवाज तो बस पकी पकाई लेके बैठा था। अब्बा जान के साथ मैंने सारी मेहनतें की है। ये कोई हक नहीं रखता। मैं जो कुछ तुम्हें दे रहा हूं मेरा एहसान समझ के रखो और अपने बेटे की जुबान पे लगाम लगाओ, वरना दर दर की ठोकरें खाओगे। नौशीन तभी समझ गई थी कि नवाज के साथ साथ उसका हक और उसका हिस्सा भी मिट्टी के नीचे जा दबा है। नौशीन अली को ऊपर ले गई। पूरे रुखसार पे 5 उंगलियां छपी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बड़े गुस्से में था। अपने आंसू अपने हाथ की पुष्ट से साफ कर रहा था। अली को हुरिया से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन बचपन से अंदर लगी आग रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि हुरिया से उसकी शादी हो और वो शहबाज को अपने सामने झुकने में मजबूर कर दे, क्योंकि जो ज्यादती शहबाज ने उसके साथ की थी वो उसे भुला नहीं पाया था, फरामोश नहीं कर पाया था। हालांकि नौशीन बेगम उसे बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने ताया के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। हर बात पे वो उसे डिग्रेड करते थे। अली ने मेडिकल छोड़कर कॉमर्स ले ली, BBA किया, बैंक में जॉब कर ली, ऑनलाइन भी कुछ न कुछ करता रहता था। अपने घर के अखराजात उसने बहुत जल्दी उठाना शुरू कर दिए थे। अभी वो कॉलेज में ही था कि उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, साथ में कंप्यूटर कोर्स भी करना शुरू कर दिया। उम्र से पहले वो बड़ा हो चुका था, लेकिन जब भी हुरिया पे उसकी नजर पड़ती तो उसका फिशारे खून बढ़ने लगता। बड़े नाजों से उसकी तरबियत की जा रही थी। उसको एक छींक भी आती थी तो शहबाज डॉक्टर्स की लाइन लगा देता था। अपनी बेटी पे धड़ाधड़ पैसा खर्च कर रहा था और उसे मेडिकल पढ़ाना चाहता था। हालांकि पढ़ने में वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। नौशीन बेगम इस बात से बेखबर थी कि अली के अंदर कौन सी नफरत की आग पल रही है। जब अली की उम्र 25 साल हुई तब उसने कहा कि आप ताऊ से बात करें। जो वादा उन्होंने मेरे वालिद से बचपन में किया था, उनका अब उस बारे में क्या ख्याल है। नौशीन ये सुन के हैरान हुई। वो कहने लगी, कौन सा वादा? वो कहने लगा, मेरा और हुरिया का रिश्ता पक्का किया था। उस वक्त हुरिया बहुत छोटी थी और अली की उम्र 8 साल थी। नौशीन कहने लगी, इतने छोटे थे तुम, तुम्हें अभी तक ये बातें याद है? देखो बेटा, अब उन बातों की कोई अहमियत नहीं रही। वो कहने लगा, फिर भी आप बात तो करें। नौशीन जानती थी कि साफ इनकार होगा, इसलिए अली को ही समझा रही थी कि तुम ये बात भूल जाओ। लेकिन अली के अंदर तो जैसे नफरत की आग भड़क रही थी। कुछ हुरिया उसकी तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, ना कोई मौका हाथ से जाने देती। वो अपनी बाइक बंगले के अंदर ही कोने में लगाता था और वो जब भी अपनी गाड़ी निकालती थी तो उसकी मोटरसाइकिल पर हिट करके जाती थी, मोटरसाइकिल को गिरा देती थी। जैसी नफरत शहबाज के दिल में थी, वैसी ही उसने अपने बेटे नौमान और हुरिया में डाली थी। अली और नौशीन को हकीर और कमतर वो अली और नौशीन को हकीर और कमतर समझती थी। ये समझती थी कि वो उसके बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। जब से अली की बैंक की नौकरी लगी थी, नौशीन ने नीचे जाकर अपने जेठ के सामने हाथ फैलाने भी छोड़ दिए थे। बस अली जो लेके आता था वो उसी में गुजर बसर करने की कोशिश करती थी। अली अपनी वालिदा की तरफ से बिल्कुल मायूस हो गया, तो उसने एक नया खेल खेलना शुरू किया। पहले तो वो हुरिया से बहुत लड़ता झगड़ता था। जब भी वो मोटरसाइकिल गिराती थी वो उस पर चीखता था, चिल्लाता था, एक तमाशा सा लग जाता था। बात जब शहबाज तक पहुंचती थी तो वो नौशीन को बातें सुनाता था कि अपने बेटे की जुबान पे काबू रखो वरना ये मुझसे भी थप्पड़ खा लेगा। लेकिन अब अली का कुछ और ही मकसद था, इसलिए उसने हुरिया से लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। जब भी वो नीचे आता और अपने बैंक जाने के लिए बाइक निकालता तो ऐन उसी वक्त वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी। मेन दरवाजा अली अपनी बाइक के लिए खुद खोलता था, लेकिन आज उसने पूरा खोल दिया। फिर हुरिया से कहने लगा, पहले तुम अपनी गाड़ी बाहर निकाल लो, मैं बाइक बाद में निकाल लूंगा। हुरिया ने हैरत से उसे देखा, वरना वो तो जिद में पहले बाइक निकालता था, फिर दरवाजा पूरा बंद करता था, फिर जाता था। वो कहने लगी, खैर है, आज मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो?
वो कहने लगा अपनी औकात समझ में आ गई है, अपनी हैसियत समझ में आ गई है। ताऊ जी के टुकड़ों पे पल रहा हूं, इसीलिए थोड़े से उनके काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर तुम लोगों के इतने एहसानात हैं मुझ पे, मेरी माँ पे, बस इसीलिए मैंने सोचा कि अब लड़ना झगड़ना छोड़ दूंगा। हुड़िया उसकी बात सुन के जितनी हैरान होती उतना कम था। कहा तो वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, और अब उससे बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था। वो कहने लगी, हाँ अच्छा है, अगर तुम ऐसे ही हमारे एहसानमंद रहो। वो अपनी गाड़ी बाहर निकाल चुकी थी और अली मुस्कुराने लगा। वो दिल में बहुत कुछ सोच चुका था, अब तो अपने ताया की बात भी मान लेता था। वो उसके इस बदले हुए रवैये पे हैरान थे, और सबसे ज्यादा हैरान नौशीन बेगम थी। उन्हें लगा शायद वो ये इसलिए सब कुछ कर रहा है ताकि उसका ताया अपनी बेटी का रिश्ता उसे दे दे। हालांकि यह मुमकिन नहीं था। एक बार नौशीन बेगम ने खाने के दौरान अली से कहा कि ये जो तुम इतनी मेहरबानियां कर रहे हो, हुरिया का रिश्ता वो तुम्हें कभी नहीं देंगे। अली बड़े मजे से खाना खाते हुए कहने लगा, अम्मी, हुरिया मेरे लिए आखिरी लड़की नहीं है। अगर वो रिश्ता नहीं देंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। मुझे उससे कोई तूफानी मोहब्बत नहीं है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। नौशीन हैरान थी कि आखिर उसके बदले हुए रवैये की वजह क्या है। बहरहाल अली के होश उस वक्त उड़े जब शहबाज ने हुरिया की मंगनी अपने दोस्त के बेटे से की, जो ठीक ठाक अमीर था। उस दिन अली सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। 2 महीने बाद हुरिया की शादी थी और वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। वो बेहद परेशान था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और अली का बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे। अभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने शादी से 2 दिन पहले पैसे देकर हुरिया को किडनैप करवा लिया। मौका कुछ ऐसा था कि वो वहां जा नहीं सकता था जहां हुरिया को उसने रखने के लिए कहा था, क्योंकि घर में एक कयामत सी टूट पड़ी थी। पहली बार उसने अपने ताया को यूं फूट फूट के रोते हुए देखा था। उसका इरादा था कि रात को वो वहां जाएगा, उन लड़कों को पैसे देके फारिग करेगा, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठा रहे थे, राब्ता नहीं कर रहे थे। अली बहुत परेशान था कि आखिर वो लोग राब्ता क्यों नहीं कर रहे। वो चाहता था कि 2 दिन वो उसी फ्लैट में हुरिया को रखे और फिर आजाद छोड़ दे। इस तरह किसी को यह भी नहीं पता चलेगा कि अगवा किसने करवाया था। अली पे शक भी नहीं आएगा और हुरिया की बदनामी हो जाएगी। जब उससे कोई शादी नहीं करेगा तो फिर अली उससे शादी करेगा और फिर उससे बदला लेगा। लेकिन अब वो परेशान था क्योंकि जिन लोगों को उसने अगवा के लिए कहा था वो फोन नहीं उठा रहे थे, कोई राब्ता नहीं कर रहे थे। शहबाज को हार्ट अटैक हो गया। नोमान भी बैरून मुल्क से वापस आ चुका था क्योंकि हुरिया की शादी थी। बाप की यह हालत देखकर वो हॉस्पिटल भागा। अली को भी साथ जाना पड़ा। घर में एक कोहराम सा मच गया। नौशीन खुद बहुत परेशान थी। शहबाज की हालत बिगड़ती चली जा रही थी और अली बेहद परेशान था क्योंकि वो लोग नहीं उठा रहे थे उसका फोन। हॉस्पिटल में सिर्फ नोमान था जो भाग दौड़ कर रहा था, इसलिए अली उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था। रात तक जाकर शहबाज की हालत कुछ बेहतर हुई। तब अली ने नोमान से कहा कि रात तुम यहां रुक जाओ, मैं घर जाता हूं। वो कहने लगा ठीक है अब तुम जाओ। भागा दौड़ा जब वो फ्लैट में पहुंचा तो फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर आया। अंदर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। उसने जैसे ही दरवाजे के साथ लगी खिड़की को जरा सा खोल के देखा तो उसके होश उड़ के रह गए। हुरिया बेड पे बिल्कुल बेहिजाब पड़ी थी। बिखरी बिखरी हालत। उसकी हालत क्या बता रही थी वो समझ चुका था। उसके साथ क्या कयामत गुजरी थी। अली का दिल तो यूं था कि धड़कना भूल गया। वो चुपचाप उस फ्लैट से वापस बाहर निकल आया। उसे अंदाजा नहीं था कि अगवा करने वाले हुरिया के साथ ये सब कर गुजरेंगे। वो सिर्फ उसे बदनाम करना चाहता था ताकि उसके साथ उसकी शादी हो जाए, लेकिन उन लोगों ने उसे बर्बाद करके रख दिया था। दरवाजा अब भी लॉक था। अगर वो अंदर जाता तो जाहिर सी बात है सबको पता चल जाता कि उसने ये सब कुछ किया है। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर उसी शख्स का फोन आने लगा जिसने हुरिया को अगवा किया था। अली ने फोन उठाया। उससे कहने लगा कि ये क्या किया है तुमने? मैंने कहा था ना उस लड़की को हाथ मत लगाना। वो कहने लगा क्या हो गया सेठ, तुमने भी तो उसके साथ यही सब कुछ करना था। अपुन ने सोचा तेरा ये काम भी हम कर देता है। तुझे तो हमें इसके पैसे अलग से देने चाहिए। लड़की खूबसूरत थी इसलिए जज्बात काबू में होना मुश्किल हो गए थे, लेकिन अभी भी वो तेरे फ्लैट में है। तू भी जाके अपना नशा उतार सकता है।
अली कहने लगा शट अप, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो नौजवान हंसने लगा, कहने लगा तू हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता, तेरे नाम का चेक अभी तक हमारी जेब में है, पुलिस को बताओगे तो तुम उल्टा खुद ही फंसोगे, और बाकी के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना वरना पुलिस के पास मैं जाऊंगा। अली ने पहली बार कोई ऐसा गलत काम किया था, लेकिन अब उसकी हालत ये थी कि समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। उसने दोबारा फ्लैट के अंदर जाकर आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो जानता था कि हुरिया कमरे से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेगी। वो वहां से जा चुका था, पैसे भी उसे देने पड़े क्योंकि ऐसे लोगों से वो लड़ झगड़ नहीं सकता था। सुबह सुबह हुरिया लुटी पिटी हालत में वापस आ चुकी थी। उसे यूं देखकर उसकी मां ने पहले तो अपना सर पीटना शुरू कर दिया, रोने धोने लगी। नौशीन बेगम भी नीचे उतर आई। अली उस वक्त घर पे ही था। वो जानता था कि ताई का रोना धोना क्यों बुलंद हुआ है। नौशीन के साथ वो भी नीचे आया। हुरिया की हालत देखकर पहली बार उसे तरस आया था। उसकी मां कहने लगी कहाँ गई थी तुम? वो कहने लगी मैं शॉपिंग करने गई थी, लेकिन सुनसान सड़क को देखकर मेरी गाड़ी को कुछ नौजवानों ने अपनी गाड़ी से रोक दिया। उन्होंने गाड़ी सामने खड़ी कर दी, फिर मुझे जबरदस्ती गाड़ी से उतार के अपनी गाड़ी में बिठा के एक फ्लैट पे ले गए। उनके चेहरों पे नकाब थे। अम्मा मैं नहीं जानती वो कौन थे। मैं उनसे पूछती रही कि आखिर वो क्यों मुझे अगवा करके लाए हैं, और अगर उन्हें पैसा चाहिए तो मैं अपने बाप से पैसा दिलवा देती हूँ, लेकिन वो मुझे बर्बाद ना करे। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उसकी वालदा रोने लगी, कहने लगी तुम्हारा बाप इस वक्त जिंदगी और मौत के दौराहे पे खड़ा है। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है तो वो तो जीते जी मर जाएगा। हुरिया तुम जहर खा के मर जाओ, तुम मर जाओ। एक तो वो वैसे ही बहुत बुरी हालत में थी, उस पे अब उसकी मां उसे मारने लगी, उसका गला दबाने लगी। नौशीन और अली ने आगे बढ़ के उन्हें पीछे किया। वो कहने लगा ताई क्या हो गया आपको? आपको उसकी हालत नजर आ रही है? आपको उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो चुकी है और ऊपर से आप उसे मार रही हैं। वो कहने लगी और क्या करूं मैं, इसे मर जाना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो हम सब मर जाएंगे। लोगों को कभी यकीन नहीं आएगा कि इसके साथ कोई हादसा हुआ था, और सब यही कहेंगे कि ये खुद भाग के गई थी। और अगर किसी को यकीन आ भी गया तो कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो। ये कह के वो फूट फूट के रोने लगी। हुरिया यूं थी कि जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। उसकी मां कहने लगी कि इससे अच्छा था तुम मर जाती, वापस ही ना आती, कहीं भी चली जाती, खुदकुशी कर लेती। ये सुन के हुरिया कदम बढ़ाते हुए किचन में चली गई। अली उसके पीछे ही भागा था। वो तेज धार वाली छुरी पकड़ के अपने पेट पे मारने लगी थी जब उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके हाथ से छुरी पकड़ के दूर फेंकी। वो कहने लगा पागल हो गई हो तुम, ताई अम्मा इस वक्त अपने हवास में नहीं है, तुम तो होश के नाखून लो। वो कहने लगी वो ठीक कह रही है, छोड़ो मुझे, मुझे मर जाना चाहिए। वो रोए जा रही थी। वो कहने लगी अली मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्यों मुझे अगवा किया था, क्यों मुझे बर्बाद किया है। ये कहते हुए वो रोए जा रही थी। अपना चेहरा उसने दोनों हाथों में छुपा रखा था। वो कहने लगी मुझे छोड़ दो, मेरा मर जाना ही बेहतर है, वरना मेरा बाप मर जाएगा। लेकिन अली उसे बाहर ले आया। वो कहने लगा ताई अम्मा मैं करूंगा हुरिया से निकाह, ये बात घर की है और ये घर में ही रहेगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ताया अब्बा से आप बात कर लीजिए प्लीज। ये सुनकर उसकी ताई अम्मा हैरत से उसे देख रही थी। नौशीन भी उसे हैरत से देख रही थी। वो कहने लगी तुम सच कह रहे हो, तुम मेरी बेटी को इज्जत दोगे? वो कहने लगा हाँ दूंगा। सबसे ज्यादा हैरत हुरिया को हुई। उसने तो कभी उसके साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया था। उसे हमेशा बुरा भला समझती रही और आज वही उसे इज्जत दे रहा था। अपना हाथ छुड़वा के वो कहने लगी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, तो फिर तुम क्यों मुझे अपनाना चाहते हो? वो कहने लगा चुप हो जाओ, मैं कोई गैर नहीं हूं जो तुम पे शक करूंगा, मेरे सामने हुआ है जो कुछ भी हुआ है, तुम भी इसे एक हादसा समझ के भूल जाओ। हुरिया रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी। शाम तक नोमान भी शहबाज को लेकर घर आ चुका था। सिर्फ नोमान जानता था कि हुरिया अब वापस घर आ चुकी है और किस हाल में आई है वो ये भी जानता था, लेकिन शहबाज इस बात से वाकिफ नहीं था। जब वो कमरे में आके लेटा तो कहने लगा नोमान मैं अब ठीक हो जाऊंगा, पुलिस को खबर कर दो, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। नोमान कहने लगा वो घर वापस आ गई है। ये सुनकर शहबाज उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नोमान ने उसे लेटा रहने दिया। वो कहने लगा आप किसी भी किस्म की टेंशन मत लें,
हुरिया की शादी इसी तारीख को होगी जिस तारीख को तय की गई थी। शहबाज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगे कि वो लोग तो इनकार कर चुके हैं, कौन करेगा उससे शादी? कौन करता है ऐसी लड़की से शादी जो 2 दिन पहले अपने घर से भागी हो और 2 दिन बाद आई है, तो यकीनन अपनी इज्जत खोकर ही आई होगी। कहाँ गई थी वो? नोमान कहने लगा उसका कोई कसूर नहीं है, किसी ने अगवा कर लिया था उसे, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक हादसा है, और अली उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार है। ये सुन के शहबाज को झटका लगा था। वो कहने लगा वो कैसे कर सकता है निकाह? हमने तो कभी उसके साथ कोई भलाई की ही नहीं। वो कहने लगा फिर भी उसने खुद ही कहा है कि वो निकाह करेगा। बाबा, हमने शायद उसे समझने में गलती कर दी। आखिर है तो हमारे ही चचा की औलाद, आपके सगे भाई की औलाद। कैसे इस मुश्किल वक्त में उसने हमारी इज्जत पे पर्दा डालने के लिए हामी भरी है। नौशीन परेशान थी। वो कहने लगी अली, तुमने ये इतना बड़ा फैसला किससे पूछ के किया है? वो कहने लगा क्या मतलब है अम्मी, आपने उसकी हालत नहीं देखी? असल बात तो अली जानता था। नौशीन कहने लगी जो भी हालत हो, हमें हमारी बला से हम क्यों उसके साथ नेकी करें? सारी जिंदगी हमारे साथ कितना बुरा किया है उन लोगों ने, हमें पाई पाई के लिए तड़पाया है, जलील किया है। तुम क्या सोच के ये फैसला कर चुके हो? वो सब भूल गए क्या? वो नजरें चुराने लगा। बोला तो कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ उसने किया था वो उसी का अजाला करना चाहता था। 2 दिन बाद मुख्तसर से मेहमानों के बीच में उन दोनों का निकाह हुआ। शहबाज उस वक्त भी बमुश्किल ही सोफे पे बैठा था। ना तो हुरिया ने उरूसी जोड़ा पहना, ना उस तरह से तैयार हुई जैसे दुल्हन तैयार होती है। बस एक फैंसी जोड़ा पहन के हल्का फुल्का मेकअप करके वो तैयार हुई। वो भी अली की वजह से हुई थी, इसीलिए इज्जत की चादर भी उसी ने पहनाई थी। लेकिन वो वाकिफ नहीं थी कि सच क्या है। बड़ी बेदिली से नौशीन बेगम उसे ऊपर लेकर आई, अली के कमरे में बिठा दिया। उन्हें यह लग रहा था कि अली ने जज्बाती फैसला किया है। जब वो अपने कमरे में गया तो हुरिया की सिसकियां कानों में सुनाई दे रही थी। वो अपने अंदर ही अंदर शर्मिंदा शर्मिंदा कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा। जैसे ही वो उसके पास बैठा तो वो पीछे को खिसक गई। अली ने अभी उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो कहने लगा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन वो रोए जा रही थी। वो कहने लगी तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। शायद मर्द बहादुर बनकर इस बात की हामी भर लेता है कि वो ऐसी लड़की को पनाह देगा जिसके साथ रेप हुआ है, लेकिन ये आसान नहीं होता, बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। अली कहने लगा तुम समझो कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहने लगी इतना आसान लगता है तुम्हें ये सब? वो कहने लगा नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त सब कुछ भुलाने के लिए काफी है, और फिर तुम्हारे साथ मैं हूं। अली की बात सुनकर वो उसे गौर से देखने लगी। कहने लगी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं तो इस काबिल नहीं हूं। अली कहने लगा बस तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। वो अपने कपड़े तब्दील करके लेट चुकी थी, अली भी सोफे पे लेट चुका था। वक्त ऐसे ही गुजर गया। वो उसकी दिलजोई करता रहता, अंदर ही अंदर अपनी हरकत पे पछताता भी रहता, क्योंकि उसके साथ ज्यादती करने वाले 3 मर्द थे। जब भी वो उसके करीब होने की कोशिश करता तो वो उससे वैसे ही खौफ खाने लगती, चिल्लाने लगती, वो बिल्कुल पागल सी हो जाती। कभी कभी उसे लगता कि अली नहीं है, वही 3 मर्द है। यहां तक कि नौशीन बेगम भी उठ के कमरे से बाहर आ जाती। वो बार बार उसे समझाता, उसे अपने साथ लगाने की कोशिश करता, इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वो उसका शौहर है, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। उस वक्त उसकी दिमागी हालत बिगड़ जाती थी, इसलिए अली को दूर ही हटना पड़ता था। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि हुरिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। इस बात से तो नौशीन बेगम भी वाकिफ थी कि अभी तक अली और हुरिया के बीच में कोई भी रिश्ता कायम नहीं हुआ है। और जब अली उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और उसने ये कहा कि आपकी बीवी हामला है, तो अली के साथ साथ हुरिया के भी होश उड़े थे। वो बहुत बदहवास होने लगी थी, उसकी वही कैफियत होने लगी, वो बिल्कुल दीवानी सी हो गई। लेडी डॉक्टर का भी उसने लिहाज नहीं किया और वहीं पे अली से कहने लगी कि मुझे इस बच्चे को पैदा नहीं करना, ये मेरा बच्चा नहीं है। अली, इस बच्चे को मेरे वजूद से नोच के निकाल दो, मुझे ये बच्चा पैदा नहीं करना। लेडी डॉक्टर उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर परेशान हो गई। वो दीवाना वार अली का गिरेबान पकड़ के झंझोड़ने लगी कि उसे ये बच्चा पैदा नहीं करना। वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। हुरिया, खुदा के लिए चुप हो जाओ, लेकिन वो संभालने को तैयार ही नहीं थी।
बार बार ये कह रही थी कि इस बच्चे को मेरे वजूद से अलग कर दो, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। लेडी डॉक्टर कहने लगी कि आखिर क्या वजह है, आपकी बीवी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। इससे पहले कि अली कोई बहाना बनाता, हुरिया कहने लगी इसलिए क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं है। वो अपने पागलपन में डॉक्टर को सब कुछ बता चुकी थी। डॉक्टर ये सब कुछ सुन के चुप सी हो गई। वो कहने लगी आप इसका अबॉर्शन करवा दें, वरना ये जहनी तौर पे पागल हो जाएगी। डॉक्टर ने हामी भर ली थी। वो अपना अबॉर्शन करवा कर ही वापस आई थी, लेकिन वो जहनी तौर पर उस हादसे को भूलने को तैयार ही नहीं थी। जब भी अली उसके पास आने की कोशिश करता, उसे समझाता, तभी उसका जहनी तवाजुन बिगड़ने लगता, वो पागल होने लगती। अपनी गलती का एहसास अब अली को हो रहा था। अब ना वो उसे छोड़ सकता था, ना अपना पा रहा था। एक हादसे ने हुरिया की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। नौशीन अलग उसे बातें सुनाती थी कि तुम्हारे गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें क्या पड़ी थी ये सब करने की। ना वो अपनी माँ को बता सकता था कि उसने क्या किया है, ना वो उसे अपने पास आने देती थी। वो हर चीज से खौफ खाती थी। कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां कर जाता है जिसका एहसास उसे बाद में बड़ी शिद्दत से होता है। दुनिया के सामने उसने ये साबित कर दिया था कि उसने हुरिया के साथ बहुत बड़ी नेकी की है, लेकिन असल में वो किस अजियत से दो चार था और उसने ये फैसला किस वजह से किया था ये वही जानता था। शायद ये उसके किए हुए की सजा थी जो उसे यूं मिल रही थी। इंसान को जज्बात में आके ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनका खमियाजा उन्हें अपनी सारी जिंदगी भरना पड़े, क्योंकि अगर कोई नहीं देखता तो फिर भी अल्लाह तो देखता है। कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की जात उसे देख रही है। अगर मसला अली की जायदाद का था तो उसके पास जायज तरीके भी मौजूद थे, लेकिन उसने एक चोर रास्ता अपनाया और उस चोर रास्ते ने उसे एक बहुत बड़ी अजियत से दो चार कर दिया। इस कहानी को सुनकर अपनी राय का कमेंट्स में इजहार जरूर दीजिएगा, और अगर आप भी कोई वाकया शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।